हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर का 55 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे। कल हम किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज बना रहे हैं आपके सामने। 55 से आगे तक स्टार्ट करेंगे 56 नंबर पॉइंट से। तो 56 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए। द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन ए बार एज। तो इसने पूछा है सडन अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का जो रेशियो होगा स्ट्रेसों का वो कितना होगा। ठीक है, तो सडन अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का जो रेशियो होगा वो आपका होता है 2। जैसे इसने इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन भी दिया हुआ है, किस हिसाब से इसने बताया है कि सडन, लेकिन पिछले पुराने क्वेश्चन में हमने देखा है कि सडन अप्लाइड लोड के लिए और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला है। उन दोनों को सडन अप्लाइड लोड के लिए और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के फॉर्मूला को जब पुट करोगे तो आपको दोनों का रेशियो मिलेगा आपको 2। ठीक है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सडन अप्लाइड लोड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की जो रेशियो होगा वो आपका कितना होगा 2। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, पीछे आपको मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा इसका रेशियो 2 होता है, क्योंकि सडन और ग्रेजुअली के लिए मैंने कल आपको बताया था जब पहले क्वेश्चन किया था ना। हाई तो ये देखिए, देखो सडन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 और डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन में ए होता है। दोनों को करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना। सडन अप्लाइड लोड के लिए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए सडन का ऊपर आएगा, ग्रेजुअली का ये, तो दोनों को रेशियो करोगे तो आपको दोनों का क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इन दोनों से आप निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे एज शोन इन फिगर। तो ये कौन सा, ये तो टेंशन फोर्स है, तो टेंशन स्ट्रेस जनरेट करेगा फोर्स के अंदर। तो टेंशन फोर्स अपने लगाया हुआ है, तो ये आपका कौन सा क्या बताएगा, टेंशन स्ट्रेस जनरेट करेगा। इसका आंसर क्या होगा आपका पी होगा। ठीक है, टेंशन स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार एट यील्ड पॉइंट। मैंने आपको बताया स्ट्रेस स्ट्रेन करके अंदर जो यील्ड पॉइंट होता है सी और सी डैश होता है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो मटेरियल इज, तो एट यील्ड पॉइंट पे मटेरियल क्या शो करेगा, मटेरियल शो करेगा आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि बियॉन्ड यील्ड पॉइंट और अबव यील्ड पॉइंट दो कंडीशन होती है। बिफोर यील्ड पॉइंट मटेरियल बिहेव एन इलास्टिक मटेरियल, बिफोर यील्ड पॉइंट मटेरियल बिहेव एन, बिफोर यील्ड पॉइंट क्या करेगा, मतलब बिहेव करेगा कैसा, जैसे ये यील्ड पॉइंट है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है, बिफोर यील्ड पॉइंट मटेरियल बिहेव करेगा एज लाइक इलास्टिक मटेरियल, और अब बाद में एंड द बियॉन्ड यील्ड पॉइंट मतलब कैसे शो करेगा आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो आपको यील्ड पॉइंट पे आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टील रोड ऑफ स्पेसिमेन एरिया 25 स्क्वायर मीटर mm कनेक्ट टू पैरेलल प्लेट वॉल 5 mm अपार्ट। दो वॉल है 5 mm जिनके बीच में गैप है, 25 mm के स्क्वायर मीटर का उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, उसमें 18 डिग्री सेल्सियस से आपको हीट कर रहे हैं, अल्फा स्टील गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील गिवन है, टेंसाइल स्टेट डेवलप इन द टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस तो टेंसाइल फोर्स कितने डेवलप होंगे उसके अंदर, ये पूछ रहा है वो। तो देखिए कि दो वॉल थी, उनके बीच का गैप 5 मीटर के लेंथ है, बीच का गैप आपको गिवन था। ठीक है, बीच 5 मीटर अपार्ट, मतलब 5 मीटर उसका अपार्ट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, एरिया इसका 25 mm उसका है। चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। चेंज इन देखो ये दे रहा 50 डिग्री सेल्सियस, ये है 50 डिग्री सेल्सियस ये रहा। तो 50 डिग्री सेल्सियस EST आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट स्टील का दिया हुआ था 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप जानते हो ड्यू टू टेम्परेचर चेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल को हम कितना लिखेंगे, स्ट्रेस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस बराबर में आपका स्ट्रेस बराबर होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपका क्या होगा, तो आपको ई एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा अपॉन ई बराबर में स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन को क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से एल डेल्टा एल निकालेंगे, सिग्मा एल अपॉन ई। तो यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू देखो पुट करोगे, सिग्मा एल अपॉन ई और एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ जितनी भी वैल्यू आप सबको पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा इज द क्या होगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप इन द स्टील रोड। ओके, तो सिग्मा ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 60 द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन टू शेयरिंग स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो जी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। यदि बल्क मॉडुलस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विथ ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज
यदि अपन क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज, यदि कार्बन बढ़ाएंगे तो स्टील का क्या होगा उसके अंदर, तो आपका स्टील की डक्टिलिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही वो ब्रिटल मटेरियल होता है, मतलब डक्टिलिटी कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, और ठीक है, और ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीज विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, स्लो एक्सटेंशन मतलब स्लो एक्सटेंशन हो रहा है किसी मटेरियल का, इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम बढ़ने पे क्रीप ही बढ़ता है। क्रीम इज डिपेंडेंट ऑन टाइम होता है, क्रीप टाइम के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन होता है। तो इसमें सीधा सा आएगा, क्रीपिंग प्रोसेस होती है, क्रीपिंग प्रोसेस होगी जो स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड क्रीपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, द स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज द लोड। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, यील्डिंग पॉइंट होता है, सीधी सी बात है। ऐसा कोई पॉइंट जिसमें मटेरियल क्या होता है, जल्दी से क्या करता है, टेक प्लेस मोर क्विकली एक्सटेंशन रखता है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड। तो वहाँ सबसे पहले यील्डिंग पॉइंट के बाद ही एकदम से देखो ना, यील्डिंग पॉइंट पर ये आपका डी आ रहा है, डी से ई, ये पॉइंट पे जाके क्या करेगा, ये यील्डिंग पॉइंट शो करता है, इसमें मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन मिलता है कंपेयर टू इंक्रीज द लोड। ओके, तो इसका आंसर आपका होगा डी, यील्डिंग पॉइंट, ये सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टेंसाइल टेस्ट, जब अपन टेंसाइल टेस्ट करते हैं मटेरियल का, व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब मटेरियल को हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होंगे एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जल्दी से। जब कोई टेंसाइल स्ट्रेस, कोई मटेरियल पे टेंसाइल स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अपन लगा रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेंगे कंपेयर द स्ट्रेस के। तो यहाँ आ जाएगा एज मोर क्विकली इंक्रीज एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस। तो कहाँ इसका ऑप्शन ये रहा, इंक्रीज मोर क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने दिया भी हुआ है, इसका देखो, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज मोर क्विकली टू कंपेयर टू स्ट्रेस व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई जब कर रहे हो तो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आपके टेंसाइल स्ट्रेस के हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इन कंप्रेशन टेस्ट, अब कंप्रेशन टेस्ट ऑफ मटेरियल के बाद कंप्रेशन टेस्ट, द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड बी, फ्रैक्चर कंप्रेशन के लिए जो फ्रैक्चर होगा वो किस पे होगा, ऑब्लिक प्लेन पे होगा। कास्ट आयरन की बात करेंगे और कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कास्ट आयरन की बात करेंगे और कंप्रेशन टेस्ट उस पर जब हम करते हैं तो उस पर जो स्पेसिमेन में जो फेलियर होगा वो अकर्स होगा ऑब्लिक प्लेन पे, अकर्स अलोंग एन ऑब्लिक प्लेन, ओके, अकर्स अलोंग एन ऑब्लिक प्लेन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस, जब ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट करती है सरफेस पे, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जिस पे बॉडी जस्ट क्या करती है, स्लाइड करना स्टार्ट करती है, तो वो आपका होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, इनके बारे में लिखा भी हुआ है देखिए, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैंने आपको बता दिया, तो ये जरूर देख लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और इनमें से कौन कौन से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो ये आपका पूछा जा सकता है, ये याद रखिए। ये वाला मेरी बुक तो हो जाने दीजिए खराब, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है मैक्सिमम स्टैटिक से और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अंदर मतलब होता है कि जब बॉडी मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन जब वह एक्ट करता है जब बॉडी टेंड टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स जब होता है जब फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस विद द बॉडी मूव्स रिलेटिव वन अनदर, एक दूसरे के रिलेटिव में जो बॉडी मोशन करेगी तो वो डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जिसका अपन इसमें फोर्स लगाते हैं तब जाके वो मूव करते हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जिसमें बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है फ्रिक्शन होने के लिए, तो वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फिर डायनेमिक, तो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द डिफाइन द रेशियो ऑफ, फैक्टर आप जानते हैं अल्टीमेट अपन वर्किंग या यील्ड अपन परमिसिबल कर सकते हो, तो अल्टीमेट अपन वर्किंग है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपका ये आंसर होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट टू कंप्लीट आइसोट्रोपिक मटेरियल के, आइसोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं आपको पता है। आइसोट्रोपिक, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए होमोजीनियस कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो तो दो होते हैं, तो ही लिखेंगे, दो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर तो दो आना चाहिए। होमोजीनियस जैसे लिखा भी है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट और होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल तो दो होंगे आपके, ठीक है।
और ऑर्थोट्रोपिकली होते हैं, एनाइसोट्रोपिकली 21 होते हैं। ऐसे करते हैं, दिया भी हुआ है। एनाइसोट्रोपिकली कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, द स्टेन एनर्जी, ये बार बार बता दिया है, रोज रोज नहीं बताएंगे। द स्टेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज, स्टेन एनर्जी के लिए ड्यू टू एक्सल फोर्स अलग होगी, बेंडिंग मोमेंट अलग होगी, टॉर्जन अलग होगी, शियर अलग होगी, शियर फोर्स अलग होगी, हर के लिए स्टेन एनर्जी अलग अलग होती है। तो इसने पूछा है कि स्टेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ शियर फोर्स इन द बीम, इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, सेम एज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो स्टेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, सेम एज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे स्टेन एनर्जी एक्सल फोर्स के लिए आपको दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, टॉर्जन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, स्टेन एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, कोई से पे भी ये, मतलब इनमें से सब पे डिपेंड करती है, गलत कह रहे हैं। स्टेन एनर्जी ऑफ बीम इज इंडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट होगा, यहाँ भी डिपेंडेंट होगा, ये आना सही है सारे, तो नन ऑफ द अबव होगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर बीम, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सल टेंसल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सल टेंसल लोड, जब मेंबर एक्सल टेंसल लोड सब्जेक्ट करता है तब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होगी टाउ मैक्स बराबर में क्या होगा, टाउ मैक्स बराबर में होगा, टाउ मैक्स बराबर में सिग्मा बाई 2। उसने पूछा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा बराबर में 2 इंटू टाउ मैक्स होगा, नहीं होगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 2 इंटू टाउ मैक्स होगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन ए कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड विथ एंड कंस्ट्रक्टेड टू रिमेन टुगेदर एज कंपेयर हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल एक्सपीरियंस। इसने कहा है इन ए कंपोजिट सिस्टम है सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड विथ एंड कंस्ट्रेंट टू रिमेन टुगेदर, ठीक है, एंड कंस्ट्रेंट रिमेन टुगेदर विथ कंपेयर्ड हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, लोअर वैल्यू है किसी भी मटेरियल की, लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, विल एक्सपीरियंस क्या शो करेगा, टेंसाइल फोर्स जनरेट करेगा लोअर का। जैसे कि आप ये कोई एक मटेरियल है, ये आपका दूसरा मटेरियल कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है, तो इसका थर्मल कोफिशिएंट आपका क्या है आपका, ठीक है, इसका थर्मल कोफिशिएंट आपका ज़्यादा है और इसका थर्मल कोफिशिएंट आपका कम है। मान के चलो ये आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, और ये आपका स्टील है, तो स्टील का 12 होता है, इसका 24 के समथिंग होता है। तो इसमें जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जैसे जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होगा वो कम बढ़ेगा, तो ये मान लो इतना बढ़ा, ठीक है, और इसका थर्मल कोफिशिएंट है तो मान लो ये इतना बढ़ा, ज़्यादा बढ़ेगा ये, तो एक रेंज यहाँ दे देंगे, एक मतलब एक रेफरेंस लाइन खींच लेंगे। तो इसको यहाँ आने के लिए क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा दबना पड़ेगा, ठीक है, और इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, टेंशन लगानी पड़ेगी। तो इसने यही कहा है कि जिसका थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू कम है उस पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, तो इस पर टेंशन लगेगा, इस पर कंप्रेशन। तो ध्यान रखना, जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है ना, जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है उसे हमेशा टेंशन ही करना पड़ेगा, और जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा उसे कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो लोअर एक्सपेंशन वैल्यू के में हमेशा टेंशन स्ट्रेस जनरेट होंगे, जो लोअर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू रखता है ना वो उसमें हमेशा टेंशन जनरेट होंगे, ये आपको याद रखना है। लोअर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिस मटेरियल का होता है, इसने बताया नहीं कौन सा मटेरियल है, पर उसका टेंसाइल स्ट्रेस उसमें डेवलप होंगे, क्योंकि उसे अपनी रेफरेंस पकड़ने के लिए थोड़ा खींचना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखिए, ये उनके अपने हिसाब से बता रखे हैं, वो देख लेना, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द मटेरियल हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की हाईएस्ट वैल्यू कौन रखता है। इनमें देखिए रबड़ है, वुड है, स्टील है, कॉपर। रबड़ की 0.5 होती है, कॉपर की 0.33, स्टील की 0.27 से 0.30, वुड की 0.25 होती है। तो इसमें पूछा कॉर्क की 0 होती है, कंक्रीट की 0.1 से 0.2 होती है, कास्ट आयरन की 0.2 से 0.3 होती है। तो रबर, वुड, कॉपर और स्टील में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, सीधी सी बात है रबर की होगी, रबर की 0.5 है सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो किसकी होगी, रबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी सीधा इन कंपोज, ये पिछला क्वेश्चन ही है, कंपोज सिस्टम टेम्परेचर राइज। तो पिछला क्वेश्चन सेम है आपका किसके तरीके से, सेम एज होगा आपका 71 के तरीके से होगा, और इसका आंसर होगा टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब जिसके अंदर थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी वो टेंसाइल में जनरेट होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा होगी वो। नेक्स्ट फोर्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। 17वें क्वेश्चन में देखिए, हाँ ये वो पहले भी क्वेश्चन आया है, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस आंसर होगा। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 में क्या लिखा हुआ है। 75 में लिखा है ए मटेरियल सेट टू बी परफेक्ट इलास्टिक। कब मटेरियल परफेक्ट इलास्टिक कहलाएगा? इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड। सही है, जब वो अब जैसे उस पर लोड लगाएंगे तो उस पर क्या होगा, उसके शेप में चेंज होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा, और जैसे हम उसमें से लोड हटाया और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा तो मतलब वो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल है। तो आपका ए ही सही है इसमें, पहला ही। इट रिलीज द ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन रिमूवल, गलत है ये वाला। इट डज नॉट रिगेन ओरिजिनल, ये भी गलत है। नन ऑफ द ये गलत है। सबसे पहले होता है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी वही होगी जिस पे लोड लगाएंगे तो उसमें चेंजेस होंगे, उसमें इलोंगेशन होंगे, और जैसे लोड रिमूव करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा, बट नॉट फुली। दैट इज नॉन द परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रॉन्ज एंड कॉपर एंड इक्वल लेंथ। सिग्मा बी एंड सिग्मा सी आर द देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू लोड पी। इफ पी बी एंड पी सी आर द लोड स्टीम एंड देम, तो क्या कहलाएगा? ब्रॉन्ज देख लीजिए यहाँ पे, ब्रॉन्ज और कॉपर है, दो बार हैं, इसके दोनों पे स्ट्रेस पी लगा हुआ है, एक लोड। तो इसने ये पूछा है कि इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सीधी सी बात है, आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो ये वाला भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो ये आपने पहले भी किया होगा कभी, तो ये आंसर चारों सही है। यदि आपको ये क्वेश्चन कि भाई सर हमको पूरा कंप्लीट समझाइए, नहीं समझने से हमको पता लगेगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। नेक्स्ट 77 है, क्योंकि आपका एग्जाम नियर है तो जल्दी से जल्दी कराना चाहता हूँ मैं। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा? शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन होगा आपका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, यही होगा, बोथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शियर मॉडुलस, कोई भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है, हाँ ये बताएंगे आपको, ए लोड ऑफ 1960 न्यूटन इज रेज एट द एंड ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर पे 1960 न्यूटन का लोड लग रहा है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर सो द स्ट्रेस इन द वायर डज नॉट एक्सीड। ये तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस गिवन है और लोड गिवन है। तो लोड बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू में एरिया होता है। तो लोड आपको 1960 है, स्ट्रेस आपकी 100 है, एरिया कितना हो जाएगा सर्कुलर का, π/4 d स्क्वायर। जैसे आपको डी मिल जाएगा, तो उसका डायमीटर क्या होगा, वायर का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा आपका, 5 mm होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, इफ ए बार एल लॉन्ग हैविंग द एरिया क्रॉस सेक्शन ए सब्जेक्ट टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मैंने पहले निकाल चुका हूँ, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए कितना होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के होगा W²L/2A। याद रखना है आपको, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड W²/2A ही होता है, ठीक है। और उसके लिए होता है जो सडन अप्लाइड लोड के होता है W²L/A ही होता है। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, when the load is transferred through one surface to another surface in contact, the stress is known as when the load is transferred through one surface to another surface। जब लोड एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर होता है तो वो कौन सी स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस होती है। भाई इसके दो इसमें कॉन्टैक्ट में ये, तो ये दोनों के बीच में क्या होगी, ये शियर होती है। अलोंग द प्लेन जो लगती है वो शियर स्ट्रेस होती है। शियर स्ट्रेस अलोंग द प्लेन, दो पॉइंटों के बीच में ट्रांसफर करती है लोड, तो वो शियर स्ट्रेस होती है। अलोंग द प्लेन जो लगती है वो शियर स्ट्रेस होती है। ओके, देखो इसमें ये बता रखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा पी एंड डेल्टा ई टू बी 25% ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू एंड ऑफ पी एंड ई रेस्पेक्टिवली, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डेल्टा पी और डेल्टा ई आपको दे रखा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अल्टीमेट लोड अपॉन में अलाउेबल लोड। तो अल्टीमेट लोड कितना होगा, 25% डेविएट कर रहा है, तो अल्टीमेट लोड आपका हो जाएगा 1.25 पी, और जो मैक्सिमम लोड हो रहा है वो आपका 25% डिक्रीमेंट, तो 0.75 पी, जैसे 1.67 आ जाएगी। तो मैक्सिमम लोड और फॉर अल्टीमेट लोड पी प्लस में डेल्टा पी, और मिनिमम लोड का होता है पी माइनस डेल्टा पी, तो ऐसे मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा यहाँ से सी। तो यहाँ देखिए आपको फॉर मैक्सिमम लोड के लिए अल्टीमेट कैसे निकाल, पी प्लस डेल्टा पी चेंज हो रहा है जो, तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, और मिनिमम लोड कितना होगा, पी माइनस में डेल्टा पी जो जितना चेंज हो रहा है, तो 0.75 पी दोनों का रेशियो कर दो। अल्टीमेट लोड अपन में अलाउेबल लोड, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 1.67। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 में लिखा है द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाइड्रोस्टेटिक टू स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है आपका, बल्क मॉडुलस होता है। तो सीधी सी बात है, तो इसमें नन ऑफ दी आएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है बल्क मॉडुलस का। द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को होता है चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ये आपका फॉर्मूला, तो ये होगा आपका बल्क मॉडुलस होता है, पर दिया नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर पॉइंट देखिए, 83 में लिखा था रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा आपका, ये आ जाएगा यार, आपको पता ही है यार, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपको क्या कर निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में
स्ट्रेन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर पॉइंट, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो होगा लेटरल अपॉन में एक्सल, लेटरल अपॉन में एक्सल मतलब लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हो या एक्सल कह सकते हो, तो वो आपका होगा पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो के लिए वैल्यू क्या होगी, -1 to 0.5 होती है। -1 इम्यून टिश्यूज के लिए होती है, 0.5 रबड़ के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क मॉडुलस। ये सही हो सकता है, लेकिन कैसे सही है तो देखिए आप। U बराबर स्ट्रेन एनर्जी होता है और V बराबर वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम लिखेंगे 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, तो U/V करेंगे। U/V करने से ये आ जाएगा U बराबर सिग्मा स्क्वायर V/2 के, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर और U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला जो बन रहा है ना, तो ये U इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क मॉडुलस और U सिग्मा स्क्वायर और V के तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बल्क मॉडुलस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक रिमेन रेंज फ्रॉम 86 नंबर में पॉइजन रेशियो की रेंज कितनी होती है स्टील के लिए। स्टील के लिए कितनी होगी आपकी 0.25 से 0.33, जैसे आपने लिखा है स्टील का ये रहा 0.27 होता है, सबके दिए हैं। कॉर कंक्रीट आपको बार बार बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल एरिया ऑफ द सेम साइज का एरिया है सब्जेक्ट टू सेम टेंसाइल फोर्स इफ द बार हैविंग यूनिट इलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ 4/7 का रेशियो है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द मटेरियल, ये भाई साहब गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर भी क्वेश्चन है। तो देखिए एरिया, इसका एरिया P फोर्स लग रहे हैं दोनों तरफ, लेंथ L है, तो इनका दोनों का रेशियो डिफ्लेक्शन एट A टू डिफ्लेक्शन एट B 4/7 की गिवन है, तो चेंज इन डिफ्लेक्शन कितना होगा PL/A, तो दोनों का लिख दीजिए PL/A, तो डिफ्लेक्शन एट A और डिफ्लेक्शन एट B, तो PL/AE1 और PL/AEB बट्टे में करेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, तो 4/7 होता है। तो EB/A पूछा है, मतलब कि EB/A का रेशियो पूछा है इसने, तो कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 7/4 होगा, सीधी सी बात है। 7/4 है तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दी जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बेटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इट्स कॉल्ड, यह आएगा आपका जब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज द कैन बी बेटन और रोल्ड, तो आपकी मेलेबिलिटी होगी। रोल्ड सेक्शन जब प्लेट थिन सेक्शन में प्लेट कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपको मेलेबिलिटी को शो करेगा ना, तो मेलेबिलिटी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दी जा जाएगा इसका। ये भी बता रखे हैं पहले। व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो, लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो कुछ भी नहीं है इसमें, लिमिट तो -1 to 0.5 होती है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो नॉन ऑफ दी जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द लीस्ट इलास्टिक, इसमें से सबसे इलास्टिक कौन होता है। इलास्टिक मटेरियल देख लीजिए, तो इसमें रबर होगा जो लीस्ट इलास्टिक होता है, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है सबसे ज़्यादा, तो ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, तो विच इज़ द लीस्ट इलास्टिक कौन सा होगा, रबर आपका लीस्ट इलास्टिक होगा, और ये परफेक्ट प्लास्टिक होता है इसलिए लीस्ट इलास्टिक होगा। इनके दे भी रखे हैं आपको, देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कंपोजिट बार फॉर स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर, कॉपर जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कॉपर का कितना है, जैसे थर्मल कोएफिशिएंट स्टील का देखिए, यहाँ देखिए थर्मल कोएफिशिएंट स्टील का 12, इसका कॉपर का 19, 12 का 19, एल्युमिनियम का 23, ठीक है। जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कम होता है, सीधी सी बात है, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कम होता है वो टेंशन में रहता है, और कॉपर का थर्मल कोएफिशिएंट कंपोजिट बार में स्टील और कॉपर है, तो कॉपर बार हमेशा कंप्रेशन में रहेगी, सीधी सी बात है। जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ज़्यादा वो कंप्रेशन में, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कम वो टेंशन में। तो कॉपर का थर्मल कोएफिशिएंट स्टील का कंपेयर में कितना होगा, इसका तो 12 है और कॉपर का कितना है, कॉपर का 16 है, तो जिसका ज़्यादा थर्मल कोएफिशिएंट वो कंप्रेशन में रहता है और जिसका कम होता है वो टेंशन में रहता है। तो इसने पूछा है कॉपर का ही, तो कॉपर में कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन का तो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दी आ जाएगा। यदि स्टील का ऑप्शन होता तो हम टेंशन कह देते, ए पॉइंट आ जाता। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 91 पॉइंट्स तक करेंगे, अगली वीडियो में हम इस सोम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।